morning students, my name is Richa and today I am here with you to start your Sanskrit class. Okay? अभी तक आप लोग क्लास 4 में थे और अभी तक आप लोग को सिर्फ हिंदी पढ़ना होता था. अब आप लोग क्लास 5 में आ गए हैं तो आपका एक नया सब्जेक्ट ऐड हो गया है संस्कृत. ठीक है, तो सबसे पहले हम संस्कृत की खासियत को जानते हैं. ठीक है, तो संस्कृत जो है हमारे देश की प्राचीन भाषा है. ठीक है, प्राचीन भाषा का मतलब क्या होता है कि जो भाषा बहुत पुराने समय से बोली जा रही है. ठीक है, जो भाषा बहुत पुराने समय से जानी जा रही है उसे प्राचीन भाषा कहते हैं. और संस्कृत हमारे देश की प्राचीन भाषा है. ठीक है, बहुत पहले जब हिंदी नहीं हुआ करता था तब लोग संस्कृत में ही आदान प्रदान क्या करते थे, संस्कृत में ही लिखा करते थे. ठीक है, और दूसरी खासियत यह है संस्कृत की कि संस्कृत हमारे राष्ट्रभाषा की जननी भी है. ठीक है, जननी का मतलब होता है माता. मतलब हमारे राष्ट्रभाषा हिंदी का जो आविष्कार हुआ है वो संस्कृत से ही हुआ है. ठीक है, ये है संस्कृत की खासियत. अब हम लोग स्टार्ट करेंगे संस्कृत का पहला लेसन जो कि हमारे ग्रामर बुक का व्याकरण किताब का है, वो है वर्ण. ठीक है, वर्ण विचार. सबसे पहले हम लोग को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वर्ण कहते किसे हैं. ठीक है, तो जब हम लोग इंग्लिश पढ़ना शुरू करते हैं तो हम लोग ए बी सी डी ये सब सारा चीज़ पढ़ते हैं. ठीक है, तो ये ए बी सी डी जो होता है ऐसे हम अल्फ़ाबेट्स कहते हैं. ठीक है, और यहीं से हम इंग्लिश पढ़ना शुरू करते हैं. जब हम हिंदी पढ़ना शुरू करते हैं तो हम अ आ पढ़ते हैं, उसके बाद हम क ख ग घ में आते हैं. ठीक है, तो ये सारा जो हम पढ़ते हैं ना अ आ क ख ग घ ये सारे, इनको हम अक्षर के नाम से उस टाइम जानते थे. ठीक है, इनको हम अक्षर भी कहते हैं और इन्हीं अक्षरों को हम वर्ण भी कहते हैं. ठीक है, जो भी अक्षर हम पढ़ते थे क ख ग घ ये सारे अक्षर को ही हम वर्ण कहते हैं. ठीक है, अगर हम इसकी परिभाषा बताएं. ठीक है, तो वर्ण की परिभाषा हम क्या बोल सकते हैं कि ध्वनि की सबसे छोटी इकाई. ठीक है, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं. छोटी इकाई का मतलब क्या होता है, सबसे छोटा हिस्सा. ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल लिखते हैं कमल. ठीक है, ये एक शब्द है. ये शब्द है जो कि 3 अक्षरों के मिलने से बना है. ठीक है, इसमें क मिला हुआ है, म मिला हुआ है और ल मिला हुआ है. इन 3 अक्षरों के मिलने से एक शब्द बना है कमल. ठीक है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि वर्ण है. ठीक है, ये तीनों वर्ण है. लेकिन अगर हम विस्तार से देखें तो क्या होता है, ये क अपने आप में अ को छिपाया हुआ होता है. मतलब क में क हलन के साथ अ मिलता है तभी ये पूरा क बनता है. ठीक है, अगर हम म की बात करें तो म में भी म हलन के साथ अ छिपा होता है तभी ये पूरा मिलके म बनता है. और उसी तरह से ल भी ल हलन के साथ अ मिलके ल बनता है. ठीक है, तो इसमें हम पहले कमल को विभाजित करके क जोड़ म जोड़ ल लिखे. ठीक है, अब उसी क को और खंडित करके हमने क्या लिखा, क हलंत जोड़ अ. ठीक है, मतलब क हलंत के साथ अ मिलके ही पूरा क बनाता है. उसी तरह म हलंत जोड़ अ मतलब म हलंत के साथ अ को मिला के ही पूरा म बनता है. अब आप ये सोचोगे कि मैम ये म हलंत क हलंत का मतलब क्या होता है. क हलंत को हम लोग ऐसे भी जान सकते हैं आधा क. ठीक है, मतलब आधा क और के साथ अ मिलके ही पूरा क बनता है. ठीक है, तो अगर किसी भी वर्ण में हम नीचे हलंत लगाते हैं इसका मतलब कि वो अपने आप में आधा हो जाता है. ठीक है, तो हम वर्ण की परिभाषा क्या बता सकते हैं कि ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को, सबसे छोटे हिस्से को हम वर्ण कहते हैं. वर्ण को ही हम अक्षर भी कहते हैं और वर्णों के समूह को. ठीक है, जैसे अगर हम क से लेके ज्ञ तक को एक बार में लिखे, एक साथ लिखे तो उसे हम वर्णमाला भी कहते हैं. ठीक है, अब हमारा दूसरा टॉपिक है वर्ण के कितने भेद होते हैं. ठीक है, तो वर्ण के 2 भेद होते हैं. पहला भेद क्या होता है, स्वर वर्ण, और दूसरा भेद क्या होता है, व्यंजन वर्ण. ठीक है, अब स्वर वर्ण किसे कहते हैं, तो जिन वर्णों को बोलने में हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं. अब कैसे ना लेनी पड़े, अब हम लोग वो देखेंगे. जैसे अगर हम अ बोलते हैं तो अ बोलने में किसी की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं है. ठीक है, अगर हम ई बोलते हैं ह्रस्व ई तो ई को बोलने में किसी की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं है.
ठीक है। अगर हम री बोलते हैं तो री को भी बोलने में किसी की आवश्यकता लेने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे वर्ण जिन्हें बोलने में हमें किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता ना हो, ठीक है, उन्हें हम स्वर वर्ण कहते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। तो जिन वर्णों को बोलने में हमें किसी स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़े उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे हमने अभी बताया क को बोलने में हमें हमेशा क के साथ अ की सहायता लेनी पड़ती है। बिना अ के सहायता के हम क नहीं बोल सकते। अगर हम बोलते हैं क में अ आता है, ठीक है, क में अ का उच्चारण आता है। अगर हम बोलते हैं घ में अ का उच्चारण आता है। अगर हम बोलते हैं ज में भी अ का उच्चारण आता है। ठीक है। तो इससे हम क्या समझ पाते हैं कि जिन वर्णों को बोलने में हमें किसी स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें इनकी संख्या की कि हमारे वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं और कितने व्यंजन होते हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं, हमारे वर्णमाला में कुल 13 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। ठीक है। हमारे वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं, 13 स्वर होते हैं और व्यंजन 33 होते हैं। ठीक है। 13 स्वरों और 33 व्यंजनों के मिलने से हमारा वर्णमाला तैयार होता है। ठीक है। तो आज के विषय में हमने 4 चीजें सीखी। पहले क्या थी, वर्ण किसे कहते हैं। तो ध्वनि की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटे हिस्से को हम वर्ण कहते हैं। वर्ण के कितने भेद होते हैं, वर्ण के 2 भेद होते हैं। स्वर वर्ण किसे कहते हैं, तो जिन वर्णों को बोलने में हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। और स्वर वर्ण कितने होते हैं, तो स्वर वर्ण कुल 13 होते हैं। दूसरा नेक्स्ट टॉपिक हमारा है व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। तो जिन वर्णों को बोलने में हमें किसी स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। और हमारी हिंदी वर्णमाला में कुल 33 व्यंजन वर्ण होते हैं। तो आज के लिए आपका असाइनमेंट यही होगा, आप इन चारों प्रश्नों को लिखेंगे और इनके उत्तर को भी लिखेंगे। थैंक यू।